हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, बोर्ड परीक्षा 2024 में अगर आप लोग अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो ये जो आपकी अंतिम तैयारी चल रही है इसमें आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना है। मतलब अगर इस टाइम पर आप अच्छी मेहनत कर लेंगे तो आपको 70 में 70 नंबर लाने से कोई रोकने वाला नहीं है ना। तो आज हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के पूरी किताब से इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर आए हैं। यानी कि इस वीडियो में हम बहुत ज्यादा बार बार पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को बताने वाले हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आप लोग तैयार करोगे तो 15 नंबर इसी वीडियो में पक्के होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास 15 से 20 मिनट का टाइम है तो वीडियो को देख लीजिए और 15 नंबर पक्के कर लीजिए। ठीक है, ये दावे के साथ कहता हूं इसमें से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन बताएंगे, अगर 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे तो 10 नंबर, 3 मिलेंगे तो 15 नंबर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है व्यतिकरण चैप्टर से। ठीक है, देखिए कितने बार ये पूछा गया है। 2016, 17, 19, 20, 22, 23 में भी आया था। ठीक है, और इसके पहले भी पूछा गया होगा, हमने तो सिर्फ इतना ही लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए समझते हैं। व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है और व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तों का उल्लेख कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो व्यतिकरण क्या होता है और इसके लिए शर्तें क्या है, चलिए समझते हैं। तो हम इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे कि लगभग समान आवृत्ति की दो तरंगें जब किसी माध्यम में एक ही चाल से आगे बढ़ती हैं तो उनके अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ स्थानों पर अधिकतम तथा कुछ स्थानों पर न्यूनतम होती है। इस घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, और कह रहा कि जिन स्थानों पर तीव्रता अधिकतम होती है उन्हें संपोषी व्यतिकरण तथा जिन स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम होती है उन्हें विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। अभी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। अब चलिए हम आपको बताते हैं। मतलब कह रहा कि जब समान आवृत्ति की दो तरंगे एक साथ किसी माध्यम में आगे बढ़ती हैं तो उनके अध्यारोपण से, मतलब जब वे एक पास आती हैं, टकराती हैं, तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग की तीव्रता जो होगी वो कुछ स्थानों पर अधिकतम होगी तथा कुछ स्थानों पर न्यूनतम होगी। इसी घटना को हम व्यतिकरण कहेंगे। ठीक है, और जिन स्थानों पर तीव्रता अधिकतम होती है वही इसमें लिखा है। देखिए, जिन स्थानों पर तीव्रता अधिकतम होती है उन्हें संपोषी व्यतिकरण कहते हैं तथा जिन स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम होती है उन्हें विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। इतना बात समझ में आई कि नहीं आई? आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए। ठीक है, अगर इतना समझ में आया है तो आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो व्यतिकरण जो मतलब व्यतिकरण की जो घटना है इसको होने के लिए, यानी इस घटना को घटित होने के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं उनका भी आपको उल्लेख करना है। ठीक है, तो चलिए वो भी समझते हैं। तो व्यतिकरण की शर्तें, ये पूरा क्वेश्चन आपका 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये व्यतिकरण की घटना हो गई, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण हो गए। अगर पूछा जाता है कि व्यतिकरण में संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण क्या होता है तब आपको ये बताना है। जिन स्थानों पर तीव्रता अधिकतम उन्हें संपोषी व्यतिकरण और जिन स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम उन्हें विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद में कह रहा है कि व्यतिकरण की शर्तें बताइए। ठीक है, तो शर्तों में देखिए क्या लिखेंगे हम। शर्तें होती हैं, पहली शर्त, दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। कला संबद्ध स्रोत होने चाहिए। ठीक है, कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं ये भी हमने आपको बता रखा है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप लोग याद रख लीजिए। ठीक है, कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं। तो कला संबद्ध स्रोत वे होते हैं, मतलब ऐसे स्रोत जिनका कलांतर नियत हो तथा समय के साथ ना बदले। ध्यान रखना ये बात, अगर पूछेगा कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं तो आपको बताना है
ऐसे स्रोत जिनका कालांतर नियत हो तथा समय के साथ न बदले कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, ये तो हो गई कला संबद्ध स्रोत। अब देखिए क्या कह रहा है, व्यतिकरण की शर्त नंबर 1 है दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, एक हो गई। फिर अर्थात कहने का तात्पर्य है कि दोनों तरंगों के बीच कलांतर जो है समय के साथ नियत रहना चाहिए, यही तो कला संबद्ध होता है। क्या होता है कला संबद्ध स्रोत? ऐसे स्रोत जिनका कलांतर नियत हो तथा समय के साथ न बदले, वही होता है कला संबद्ध स्रोत। ठीक है, ठीक, तो समझ में आ गया। दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, अर्थात दोनों तरंगों के बीच कलांतर समय के साथ नियत रहना चाहिए। इतना क्लियर। उसके बाद में व्यतिकरण की दूसरी शर्त क्या है, इसको भी ध्यान से समझिए। दूसरी शर्त है कि दोनों तरंगों की आवृत्तियां अथवा तरंग दैर्ध्य बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दोनों तरंगों की आवृत्तियां अथवा तरंग दैर्ध्य बराबर होनी चाहिए। इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो व्यतिकरण आपको समझ में आ गया, व्यतिकरण क्या होता है और व्यतिकरण की शर्तें क्या होती हैं। ठीक है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उसके बाद में देखिए, ये जो क्वेश्चन है कम से कम ये 5 से 6 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, विद डायग्राम से पूछा जाता है और 5 नंबर में पूछा जाता है, ये बात याद रखना। लॉन्ग आंसर है, ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे इसको पहले पढ़ चुके हैं उनको ये बेहद समझ में आएगा और जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े हैं उनको भी समझ में आएगा। बस आप लोग ध्यान से वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो जो पीएन संधि डायोड होता है, ये देखिए ये है पीएन, ये होता है संधि डायोड। ठीक है, अगर ये आप पहले पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो पीएन संधि डायोड ये हो गया। ये किस प्रकार अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कार्य करता है, मतलब अर्ध तरंग दिष्टकारी ये होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये निवेशी वोल्टेज होती है, मतलब ये जब धारा चलती है वो इस प्रकार से चलती है और जो हमको प्राप्त होगी इसके बाद वो इस प्रकार से प्राप्त होगी, यानी जगह छोड़ छोड़कर प्राप्त होगी। तो इसकी पूरी कार्यविधि और संरचना हमको इसमें बतानी होती है, कैसे क्या कार्य करता है। चलिए समझते हैं, ये पूरा डायग्राम पहले समझाते हैं। देखिए, ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली है और ये द्वितीय कुंडली है। ये तो आप जानते हैं, ये जो लगा होता है ये कुंडली होती है, सबको पता है। ठीक है, तो ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर की ये प्राथमिक कुंडली है और ये द्वितीय कुंडली है। ठीक है, तो इसमें प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज, मतलब जो इसमें निवेश की गई है धारा, वो क्या होती है P1 और P2 के बीच में निवेश की जाती है। ठीक है, देखिए लिखा है प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को P1 और P2 के बीच में लगाया गया है तथा इसकी द्वितीय कुंडली जो है वो S1 व S2 है। ठीक है, द्वितीय कुंडली ये वाली है ना, S1 और ये S2। ठीक है, इतना समझ में। S1 और S2 इसकी द्वितीय कुंडली है, जिसमें क्या है S1 सीधा P क्षेत्र से, देखिए यहाँ से जुड़ा है ना ये डंडे से, तो ये S1 सिरा जो है वो P क्षेत्र से जुड़ा है। ठीक है, और ये S2 सिरा जो है वो इधर से, देखिए ये प्रतिरोध RL है, इससे होते हुए यहाँ N क्षेत्र से जुड़ा है। ठीक, क्योंकि ये इधर से जुड़ा है और ये वाला इधर से जुड़ा है, बस इसमें इतना समझने वाली बात है। ठीक है, चित्र आप लोग आराम से बना लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। और इसका अब हम संरचना समझते हैं और फिर इसकी कार्यविधि को समझेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इग्नोर मत करना, वीडियो को देखना जरूर लास्ट तक ताकि आपको समझ में आ सके। इस पर 4-5 क्वेश्चन आगे बनेंगे, वो भी अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो इसकी संरचना यानी रचना में आपको क्या लिखना होता है, चलिए बताते हैं आपको। ठीक है, पहले चित्र बना लीजिए, बन गया, उसके बाद देखिए रचना। रचना में हम लिखते हैं कि प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों P1 व P2 के बीच लगाया गया है, जो मैंने अभी आपको समझाया। ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीय कुंडली है, यानी P1 और P2 के बीच में प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को लगाया गया है। जो उसमें बनाया गया है वही इसमें रचना में लिखना है, सेम एज इट इज, जैसा चित्र में बनाया गया है वही लिखना है। ठीक है,
फिर लिखा है कि इसकी द्वितीयक कुंडली S1 व S2 है। मैंने अभी बताया S1 और S2 द्वितीयक कुंडली है। ठीक, अब कह रहा है कि द्वितीयक कुंडली का एक सिरा S1 संधि डायोड के P से सिरे से जोड़ा जाता है तथा दूसरा सिरा S2 जो है एक लोड प्रतिरोध RL के द्वारा संधि डायोड के N क्षेत्र से जोड़ा जाता है। निर्गत वोल्टेज को लोड प्रतिरोध RL के सिरों के मध्य प्राप्त किया जाता है। बस वही है जो S1 और S2 है, इसको कहां से जोड़ा जाता है? S1 को P क्षेत्र से और S2 को लोड प्रतिरोध RL के द्वारा N क्षेत्र से जोड़ा जाता है। बस सेम वही है, जो हमने इसमें बनाया है वही इसमें लिख दिया, रचना हो गई। ठीक है, अब देखिए जो निवेशी वोल्टेज होती है इस प्रकार से निवेश की जाती है, मतलब इसमें प्रवेश की जाती है, और निर्गत मतलब निकलने वाली जो वोल्टेज होती है वो इस प्रकार से होती है। तो ये निवेशी और निर्गत वोल्टेज के ग्राफ हैं और ये आपका डायग्राम है। ठीक है, अब देखिए इसकी कार्यविधि क्या होती है। कार्यविधि है, देखिए पहले हम इसमें कार्यविधि समझते हैं। लिखा गया है कि प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले अर्ध चक्र के दौरान ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली का सिरा S1 धनात्मक तथा S2 ऋणात्मक है। अर्थात क्या है, संधि डायोड अग्रदिशिक है, अतः यह धारा को अनुमत करता है। ठीक है, अब कह रहा है कि तथा लोड प्रतिरोध RL में धारा तीर द्वारा प्रदर्शित दिशा में प्रवाहित होती है। अर्ध तरंग दिष्टकारी है तो समझिए जरा, ये जो S1 और S2 होता है, ये जब S1 धनात्मक होगा S2 ऋणात्मक होगा तब ये अपने आप से धारा निकलने देगा, मतलब प्रवाहित होने को अनुमत करेगा। ठीक है, और क्या होगा, जब S1 ऋणात्मक होगा और S2 धनात्मक होगा तो ये अपने से धारा को प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता है। इतना तो सबको पता है, जब S1 धनात्मक होगा तो प्रवाहित होने देगा और ऋणात्मक होगा तो प्रवाहित नहीं होने देगा, किसको? धारा को। ठीक है, तो वही हम लिखेंगे कि प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले अर्ध चक्र के दौरान, मतलब कौन सा चक्र? ये वाला चक्र। ठीक है, पहले अर्ध चक्र के दौरान जब S1 सिरा धनात्मक और S2 सिरा जो है ऋणात्मक होगा तो ये अग्रदिशिक होगा, अतः धारा को प्रवाहित होने को अनुमत करेगा और धारा यहाँ RL में प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जब ये द्वितीयक अर्ध चक्र होगा ये वाला, तब क्या होगा, ये S2 धनात्मक होगा और S1 ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो ये धारा को अनुमत नहीं करता है। तब क्या होगा, जो धारा होगी वो प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, तो यहां तक पूरा चक्कर हो गया, मतलब इस वाले चक्कर में धारा प्रवाहित होगी और इस वाले चक्कर में धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, फिर क्या होगा, जब तीसरा चक्र होगा तब फिर ये ऊपर है तो ऊपर प्रवाहित होगी, नीचे वाले में नहीं होगी। इसी प्रकार से ये क्रम आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, पहले प्रवाहित होगी, दूसरे में नहीं होगी, तीसरे में होगी, चौथे में नहीं होगी। इतना क्लियर? तो अब इसमें हम क्या लिखेंगे कि जो धारा होगी वो पहले जब प्रवाहित होगी तो धारा प्राप्त होगी, दूसरे में प्रवाहित नहीं होगी तो धारा नहीं प्राप्त होगी। ठीक, तीसरे में प्रवाहित होगी तो धारा प्राप्त होगी, चौथे में नहीं होगी तो धारा नहीं प्राप्त होगी, मतलब धारा रुक रुक कर थोड़ी थोड़ी देर बाद हमको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो उसी में हमको यहाँ पर लिखना है, इसकी कार्यविधि जो हमने समझाया वही लिखना है। क्या लिखना है? प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले अर्ध चक्र के दौरान ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली का सिरा S1 धनात्मक तथा S2 ऋणात्मक होता है, अर्थात संधि डायोड अग्रदिशिक है, अतः यह धारा को अनुमत करता है। ठीक, तथा लोड प्रतिरोध RL में धारा तीर द्वारा प्रदर्शित दिशा में प्रवाहित होती है, जब धनात्मक होगा तो प्रवाहित हो जाएगी। उसके बाद में लिखा है कि निवेशी वोल्टेज के दूसरे अर्धचक्र के दौरान क्या होगा, द्वितीयक कुंडली का सिरा S2 धनात्मक तथा S1 जो है वो ऋणात्मक होता है। इस स्थिति में क्या होगा, यह संधि डायोड पश्चदिशिक होता है तथा धारा को अनुमत नहीं करता है, मतलब तब धारा नहीं प्रवाहित होगी, अतः क्या होगा, लोड प्रतिरोध में धारा लगभग शून्य होती है, मतलब नहीं प्राप्त होगी। ठीक है, फिर कह रहा है यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, जिससे यह स्पष्ट है कि अर्ध तरंग दिष्टकारी में निर्गत वोल्टेज एक दिशी होता है तथा धारा रुक रुक कर प्राप्त होती है, अतः इसे अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं। ठीक है, तो ये है इसकी कार्यविधि। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और इसको याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये पूछा जाएगा तो आपको ये लिखना पड़ेगा भैया, तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक, तो इसका ये कार्यविधि हो गई, स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
उसके बाद ये इसकी रचना हो गई, जो ऊपर बना है वही इसमें लिखना है और ये इसका डायग्राम हो गया। ठीक है, डायग्राम भी लिख लीजिए। फिर यहाँ से जैसे हम इसमें डायग्राम के नीचे भी दिखा सकते हैं कि पीएन संधि डायोड एक श्रेष्ठ दिष्टकारी के रूप में कार्य करता है और पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी परिपथ में इसके निवेशी व निर्गत रूप को चित्रानुसार दर्शाया गया है। ठीक है, निवेशी और निर्गत वोल्टेज को चित्रानुसार दर्शाया गया है। ठीक है, दोनों आपको समझ में आ गए। पहला हो गया व्यतिकरण, दूसरा हो गया पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में। ये दोनों क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि आप इनसे 10 नंबर तुरंत पक्के कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी काफी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन दिया गया है कि हाइगेंस के तरंग संबंधी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक है, हाइगेंस का तरंग संबंधी सिद्धांत क्या होता है, चलिए उसको समझते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखेंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, पहली देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी संभव दिशाओं में प्रकाश के वेग से चलती हैं और इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। इसलिए हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की। ठीक है, यह माना कि ईथर लगभग भारहीन है, अतः यह प्रत्येक पदार्थ में प्रवेश कर सकता है। इसका घनत्व बहुत कम है तथा प्रत्यास्थता बहुत अधिक है। जब ये प्रकाश तरंगे किसी वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंख से टकराती हैं यानी रेटिना पर गिरती हैं तो हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। इस सिद्धांत के अनुसार अलग अलग तरंगों की प्रकाश तरंगों की लंबाइयां अलग अलग होती हैं। ठीक है, अब देखिए कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या बना। कह रहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। जो हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत दिया उनके अनुसार जो है प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। ठीक, इतना तो क्लियर है। फिर कह रहा है कि ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी संभव दिशाओं में यानी समान वेग से फैल जाती हैं। ठीक है, कौन से प्रकाश के वेग से चलती हैं? जब ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलेंगी तो प्रकाश के वेग से आगे बढ़ती हैं। ठीक है, और इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और इस माध्यम के लिए जो हाइगेंस थे उन्होंने ईथर की कल्पना की, यानी मान लिया कि ईथर सर्वव्यापी माध्यम है और ईथर जो है भारहीन है और इस पर ये तरंगे चल सकती हैं क्योंकि इसका घनत्व बहुत कम है और प्रत्यास्थता बहुत अधिक है। ठीक, इतना क्लियर। फिर कह रहा है जब ये तरंगे किसी वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंख पर यानी रेटिना से टकराती हैं या रेटिना पर गिरती हैं तो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। बस यही इसमें हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है। उम्मीद करते हैं ये पूरा समझ में आया होगा। इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद करने की कोशिश करिए। ठीक है, 3 हमने लॉन्ग आंसर आपको बता दिए हैं, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोग इसको याद करोगे तो 15 नंबर पक्के हैं। क्या पता तीनों मिल जाएं या नहीं मिलेंगे तो 2 तो आपके मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि और भी वीडियोस आपको मिल सके। ठीक है ना, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और मजेदार वीडियो में। किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं नीचे कमेंट में बताएं। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।